फ्रॉम बीएसपी। आपने राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए, चर्चा में भाग लेने के लिए मुझे मौका दिया। मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। माननीय राष्ट्रपति महोदय ने सरकार के विचारों को अपने अभिभाषण में जो प्रस्तुत किया, उनमें प्रमुख बिंदुओं पर अपना मत स्पष्ट करना चाहूंगा। राष्ट्रपति महोदय ने पड़ोसी मुल्कों के साथ अपने संबंधों को सुधारने की दिशा में नया कदम जोड़ने की बात कही है। हमारे पड़ोसी देश, चाहे पाकिस्तान की बात हो चाहे नेपाल की बात हो, हमारे अंदर इतनी ताकत हो कि उनको असुरक्षा हमसे महसूस न हो, वो महसूस करें कि हमारे पड़ोसी ताकतवर हैं तो हमारी मदद करेंगे। हमें ऐसे संबंध बनाने चाहिए पड़ोसी मुल्कों से जिनमें उनके अंदर सुरक्षा की भावना पनपे। आज नेपाल में जिस कदर लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, उस ओर हम अपनी आंखें बंद करके चुपचाप बैठे नहीं रह सकते। यह हिंदुस्तान के लिए भी खतरे की घंटी हो सकता है। और ढेर सारी बातें हैं। आज पार्लियामेंट में सभी लोगों ने अपने विचार प्रस्तुत किए। सुनामी आपदा के दौरान जिस तरीके से सरकार ने, हिंदुस्तान के लोगों ने और हमारी सेना ने जिस तरीके से सुनामी आपदा के दौरान रीति नीति दिखाकर जिस खूबसूरती से इस विपदा से मुक्ति दिलाई, सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं। सबका धन्यवाद पूरे हिंदुस्तान ने, पूरी पार्लियामेंट ने ज्ञापित किया। लेकिन मेरे मित्रों, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भरे सदन में इस सवाल को आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। ना ही राष्ट्रपति महोदय ने, ना ही सरकार ने इस दिशा में कोई स्पष्ट बात कही। सुनामी आपदा के दौरान अखबार में खबर छपी थी कि नागपट्टनम क्षेत्र में दलितों को, अछूतों को राहत कैंपों में घुसने नहीं दिया गया। हमने होम विभाग के कंसल्टेटिव कमेटी की मीटिंग में इस बात को प्रमुखता से रखा था कि जो हमारे अछूत भाई जो सुनामी पीड़ित हैं, उनको भी राहत कैंपों में मौका मिलना चाहिए था। उनको खाने का सामान तो दूर रहा, उनको शौचालय तक में घुसने नहीं दिया गया। यूनिसेफ के द्वारा मुहैया कराया गया पानी की बोतलें तक उन्हें नहीं दी गई। इस बात को लेकर आज भी हमारा सर शर्म से झुक जाता है कि हिंदुस्तान को आजाद हुए आज 57 वर्ष बीत गए। ऐसे लोगों को, जिन लोगों ने यह कार्रवाई की, उनके लिए सरकार ने स्पष्ट रूप से आज तक कोई कदम नहीं उठाया, ना ही कोई सख्ती किए जाने का अपना प्रस्ताव दोहराया है। भारत में प्रमुख रूप से जो हिंसा की वारदातें होती रही हैं, चाहे जम्मू कश्मीर का मामला हो, चाहे नक्सली हिंसा हो, चाहे हमारे पूर्वोत्तर राज्य जहां हिंसा, हिंदुस्तान के लोग, जो नौजवान साथी जिनकी राहें भटक गई हैं, उनका मुद्दा हो। माननीय राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में 3 प्रमुख समस्याएं बताई गई हैं जिन पर हम लोगों को विचार करना है। मैं राष्ट्रपति महोदय को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने 3 ही प्रमुख मुद्दों को, जिनसे हमारे हिंदुस्तान के नौजवान डिस्टर्ब होते हैं, उनको जोड़ना चाहा है। हम पूरी उम्मीद करते हैं कि सरकार इस और सख्ती से निपटेगी। अल्पसंख्यकों की स्थिति पर भी श्वेत पत्र लाने की बात सरकार द्वारा कही गई है राष्ट्रपति के अभिभाषण में। हम धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं और मांग करते हैं कि राष्ट्रपति महोदय सरकार को निर्देश दें कि अल्पसंख्यकों, जो हमारे हिंदुस्तान में चाहे सिख भाई हैं, चाहे मुस्लिम भाई हैं, चाहे ईसाई हैं, उनकी दशा पर श्वेत पत्र जारी कर उनको भी नौकरियों में आरक्षण और उनका भी आर्थिक सामाजिक स्तर उठाने की बात स्पष्ट रूप से रखी जाए। और ढेर सारी बातें हैं। गांव तथा शहरों के बीच जो विकास का अनुपात है वो बदल रहा है। हमें गांवों को भी साथ साथ जोड़ना पड़ेगा, विकास की मुख्य धारा में लाना पड़ेगा। अगर हम मुख्य धारा में गांव को नहीं जोड़ सकते तो हमारा हिंदुस्तान वास्तव में प्रगति की ओर अग्रसर नहीं हो सकता। सांप्रदायिक हिंसा से निपटने के लिए एक अलग से कानून बनाने की बात कही गई है। सरकार के इस कदम का भी हम लोग स्वागत करते हैं। वर्तमान समय में सरकार ने प्रमुख रूप से एक परिवार को कम से कम 100 दिन रोजगार देने की बात कही है। हम सरकार का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि सरकार इस दिशा में मजबूत कदम उठाएगी। परंतु बड़ा दुख का विषय है, हमारे उत्तर प्रदेश राज्य में काम के बदले अनाज योजना, अन्नपूर्ण योजना या स्कूल में मध्याह्न भोजन योजना जैसी कई योजनाएं शुरू की गई, जो केंद्र सरकार से, जिनके लिए पैसा अनाज जाता रहा है। बड़े दुख का विषय है, पूरे उत्तर प्रदेश के पैमाने पर भारत सरकार के पैसे का जो 25,000 करोड़ से अधिक का गेहूं या खाद्यान्न गया था, गेहूं चावल गया था, उसको फर्जी बीपीएल कार्ड बनाकर, फर्जी समितियां बनाकर, फर्जी कार्यदायी संस्थाएं गठित कर
पूरे गेहूं चावल को बेचने का काम वहां के दलालों और बिचौलियों ने किया है। तथ्य किसी से छुपा नहीं है मान्यवर। इस ओर सरकार का ध्यान देना चाहिए और ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि हिंदुस्तान सरकार जो पैसा राज्यों को भेजती है उनका वास्तव में गरीबों को, दलितों को उपयोग में ला सके, उनका दुरुपयोग न हो। तभी हम हिंदुस्तान के लोगों को वास्तव में अच्छी सुविधा दे सकते हैं। और ढेर सारी बातें हैं जिनके बारे में आज हम प्रमुख रूप से कहना चाहते हैं। हमारे माननीय रेल मंत्री जी ने 26 तारीख को बजट प्रस्तुत समय कहा था कि हिंदुस्तान में 8 रेल कारखाने लगाए जाएंगे, लेकिन बड़ा कष्ट होता है। उन रेल कारखानों में 4 रेल कारखाने बिहार में लगेंगे, 4 पूरे हिंदुस्तान में लगेंगे। बिहार से हमारा कोई विरोध नहीं है, बिहार हिंदुस्तान का पिछड़ा राज्य रहा है, लेकिन हम मांग करते हैं कि माननीय रेल मंत्री जी से, आपके माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि उत्तर प्रदेश में ढेर सारे पिछड़े जिले हैं। हमारे जनपद उन्नाव में भी एक रेल पहिया कारखाना या रेल का कोई कारखाना, कंक्रीट स्लीपर का कारखाना हमारे जिले में भी लगा दिया जाए तो हमारे पिछड़े क्षेत्र को भी विकसित होने का मौका मिल सकेगा। और ढेर सारी बातें माननीय उपाध्यक्ष महोदय हैं। हिंदुस्तान में रोज अखबारों में पढ़ा करता हूं। सौभाग्य से मैं ऐसे जनपद से चुनकर आता हूं कि हमारी बाईं तरफ हिंदुस्तान की सरकार के चलाने वाले लोग वर्तमान समय में हैं, तो दाहिनी तरफ पूर्व में हिंदुस्तान की सरकार जो चला रहे थे वो थे, और गंगा पार करके चले जाइए तो हिंदुस्तान के गृह मंत्री रहते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बड़ा कष्ट होता है। हम सौतेली माँ के बेटे की तरह चिल्लाते रहते हैं। माननीय बगल की क्षेत्र की जो रायबरेली से सांसद हैं वो जाती हैं कि 400 करोड़ रुपए ले लीजिए। 235 करोड़ रुपए उन्होंने दिया नहरों के विकास के लिए, 111 करोड़ रुपए दिया सड़कों के लिए और 35 करोड़ रुपया दे दिया अस्पतालों के लिए। और माननीय अटल जी ने अपने क्षेत्र को जो चाहे दे दीजिए। सरकार में थे माननीय श्री प्रकाश जी गृह मंत्री हैं, तो इन्होंने कहा कि विशेष पैकेज कानपुर को। हम भी मतदाताओं के द्वारा चुनकर आते हैं मान्यवर, हमको वही मतदाता वोट देते हैं जो माननीय बगल के रायबरेली वालों को देते हैं या कानपुर को देते हैं, लखनऊ को देते हैं। उन्नाव के साथ सौतेला व्यवहार को या तो उन्नाव के मतदाताओं से स्पष्ट रूप से कह दिया जाए कि इस तरीके से अशोभनीय बातें अगर होंगी तो उन्नाव के मतदाता अपने मतदान का उपयोग न करें, कह दे कि उन्नाव के सांसद की जरूरत इस लोकसभा में कतई नहीं है। हम आपके माध्यम से माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं मांग करता हूं सरकार से कि उन्नाव को भी विशेष पैकेज दिया जाए, जिससे हम अपना चेहरा तो उन्नाव के नागरिकों को दिखा सकें कि उन्नाव के लोगों के जज्बात हैं, उनके सांसद में भी लड़ने की क्षमता है। अगर हम गरीब खानदान में पैदा हुए, हमारे पीछे किसी का सरपरस्ती का हाथ राजनीतिक रूप से नहीं है, तो हमारे मतदाताओं को सड़क पर छोड़ने का काम किया जाता है। इस बात पर हम खेद व्यक्त करना चाहते हैं। ढेर सारी बातें रखना चाहता था, लेकिन समय भी कम है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अंत में बहुजन समाज पार्टी की तरफ से माननीय राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण का समर्थन करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि हिंदुस्तान के विकास के लिए अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर या किसानों के मुद्दे पर बहुजन समाज पार्टी आपके साथ हमेशा खड़ी रहेगी। जय हिंद, जय भीम। श्री राजेश पाठक जी। मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश में प्राथमिक स्तर से उच्चतर माध्यमिक स्तर तक सभी छात्रों को निःशुल्क और एक समान शिक्षा प्रदान करने वाले उपबंध करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। The question is that the leave be granted to introduce the bill. Those in favor may please say aye. Those against may please say no. I think that the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. The leave is granted. The member may now introduce the bill. मैं विधेयक पुनर्स्थापित करता हूँ। श्री ब्रजेश पाठक। मैं प्रस्ताव करता हूं कि केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के अधीन स्थापनाओं तथा निजी क्षेत्र में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को सेवाओं में आरक्षण तथा उससे संबंध उसके अनुसांगिक मामलों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। The question is that the leave be granted to introduce the bill. Those in favor may please say aye. Those against may please say no. I think that the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. The leave is granted. The member now introduce the bill. मैं विधेयक को पुनर्स्थापित करता हूँ।